गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ फैक्टरिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि फैक्टरिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज़ फैक्टरिंग? इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच अ बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी। फैक्टरिंग एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें बिजनेस अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को एक थर्ड पार्टी, जिसे हम फैक्टर कहते हैं, उसको सेल कर देता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है जो वो किसी भी कस्टमर को क्रेडिट पे कुछ सेल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने 1 लाख की जो है सेल क्रेडिट पे की है किसी कस्टमर को, और वो कस्टमर उसे कहता है कि मैं इसकी पेमेंट 6 मंथ के बाद करूँगा। तो इस तरीके से वो कस्टमर इस बिज़नेस का क्या हो गया, डेटर हो गया। तो उस डेटर से जो हमने अमाउंट रिसीव करनी है, जो हमारी अमाउंट ड्यू है, जिसे हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे, उसे ही हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो वाला कस्टमर हमें 6 मंथ बाद पेमेंट करेगा, लेकिन हमें आज के दिन पैसे की ज़रूरत है। तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 1 लाख की आज ज़रूरत है, लेकिन वो वाला कस्टमर हमें 6 मंथ बाद पे करेगा। तो बिजनेस क्या करता है कि वो अपने रिसीवेबल्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, जिसके बदले में वो थर्ड पार्टी उन रिसीवेबल्स की आज पेमेंट कर देती है, जिसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में रिसीव होगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि फैक्टरिंग एक ऐसी प्रोसेस है, और हम यह कह सकते हैं कि ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें बिजनेस अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, और वो थर्ड पार्टी उस बिजनेस के अकाउंट्स रिसीवेबल्स के बदले में उसे आज के दिन पेमेंट कर देती है, जिन रिसीवेबल्स की पेमेंट बिजनेस को फ्यूचर में किसी डेट पर रिसीव होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टरिंग की प्रोसेस में कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो फैक्टरिंग की प्रोसेस में मेनली 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज कस्टमर। कस्टमर वो लोग जिन्होंने बिजनेस से क्रेडिट पे प्रोडक्ट जो परचेज़ किए हैं। सेकंड, सेलिंग फर्म, वो वाला बिजनेस जिसने अपने प्रोडक्ट, अपनी गुड्स है जो कस्टमर को क्रेडिट पे सेल की हैं। और थर्ड इज़ फैक्टर, जो कि मेन पार्टी है हमारी फैक्टरिंग की, वो वाली पार्टी जिसे सेलिंग फर्म अपने अकाउंट्स रिसीवेबल सेल कर देती है और बदले में उसे अमाउंट है जो रिसीव करती है। तो इस तरीके से जो फैक्टरिंग है उसमें मेनली 3 पार्टीज होती हैं। कस्टमर जो उधार पे गुड्स परचेज करता है और फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है। सेकंड, सेलिंग फर्म, जो कि उधार पे गुड्स को सेल करती है कस्टमर्स को। और फैक्टर, जिससे सेलिंग फर्म अपने अकाउंट्स रिसीवेबल सेल करती है और बदले में जो एडवांस रिसीव करती है अपने अकाउंट्स रिसीवेबल के बदले में। नेक्स्ट वन इज़ नीड ऑफ फैक्टरिंग, कि कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से एक फर्म फैक्टरिंग की सर्विस लेती है। तो फर्स्ट जो नीड है, जो फर्स्ट रीज़न हम कह सकते हैं, फर्स्ट इज़ लेजर मेंटेनेंस। जो फैक्टर फर्म्स होती हैं, जहाँ जो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, वो हमें हमारे रिसीवेबल्स के बदले में पेमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे लेजर को मेंटेन करने की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो फैक्टर का, हम इसे फैक्टर का बेनिफिट भी कह सकते हैं, फैक्टर की सर्विस भी कह सकते हैं, और हम इसे फैक्टरिंग की नीड के अंडर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हमारे फैक्टर होते हैं वो हमें हमारे रिसीवेबल्स की पेमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे लेजर को भी मेंटेन करने की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड इज़ कलेक्शन। जो फैक्टर होते हैं वो हमें एडवांस प्रोवाइड करवाने के साथ साथ ड्यू डेट पर हमारे डेटर से पेमेंट को रिसीव भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमें जो 1 लाख की पेमेंट रिसीव होगी वो हमें 6 मंथ बाद होगी, और इन केस हमने वो वाले अकाउंट्स रिसीवेबल्स किसी फैक्टर को सेल कर दिए, तो फैक्टर हमारे डेटर से 6 मंथ बाद ड्यू डेट पर जाकर हमारे जो अमाउंट ड्यू है उसे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो सेकंड थिंग इज़ कि हमें एडवांस प्रोवाइड करने के साथ साथ फैक्टर्स हमारे जो रिसीवेबल्स होते हैं वो ड्यू डेट पर उन्हें कलेक्ट भी करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ बैड डेट रिस्क। जब हम हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल
फैक्टर को सेल कर देते हैं तो हमारा जो बैड डेट का रिस्क होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। जैसे हम 1 लाख का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, अगर हम हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल किसी को फर्दर सेल नहीं करते, हमें ही उस डेटर से जो है 6 मंथ बाद अमाउंट रिसीव करनी है, तो यह पॉसिबल है कि 6 मंथ बाद जो वह डेटर है वो हमें पैसे देने से इनकार कर दे या किसी भी रीज़न से वो बैड डेट कर दे। तो इन केस कि हमने जब हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स फैक्टर को सेल कर दिए तो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स के साथ हमारे जो बैड डेट का रिस्क है वो भी फैक्टर के पास चला जाता है। तो इससे जो सेलिंग फर्म है उसका बैड डेट रिस्क है जो मिनिमाइज और एलिमिनेट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ फॉलिंग डेटर्स। जो हमारे फैक्टर हैं वो टाइम टू टाइम हमारे डेटर्स को रिमाइंड भेजते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग, और जब तक वो डेटर उन्हें पेमेंट नहीं कर देते तब तक वो डेटर को फॉलो करते हैं। इससे क्या होता है कि डेटर से पेमेंट रिसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ टाइमली पेमेंट। जब हम हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स को किसी फैक्टर को सेल कर देते हैं तो उस केस में हमारे डेटर्स की पेमेंट टाइम पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो फैक्टर होते हैं उनके लिंक है जो वो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ होते हैं, क्योंकि वो किसी एक सिंगल कंपनी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करते बल्कि वो वेरियस कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस केस में जो डेटर होता है उसे अपनी रेपुटेशन का खतरा बना रहता है, क्योंकि अगर वह टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो हो सकता है कि फैक्टर है जो वो किसी दूसरी कंपनी में जाकर उस डेटर के पेमेंट के बिहेवियर के रिगार्डिंग बता सकता है। तो इस डर की वजह से जो डेटर हैं वो टाइम पर जो फैक्टर को पेमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो फैक्टर हैं उनके लिंक है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज़ को रेटिंग देती हैं उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके साथ लिंक होने की वजह से भी जो डेटर्स हैं, जो डेटर कंपनी है उसे अपनी जो रेटिंग है उस रेटिंग के कम होने का खतरा बना रहता है। तो इसके चलते ही जो डेटर्स हैं वह फैक्टर को जल्दी और टाइम पे पेमेंट कर देता है एज़ कंपैरिजन टू सेलिंग कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कमीशन। जो फैक्टर हैं, जब हम फैक्टर को हमारे रिसीवेबल्स सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्री में तो वह हमारे रिसीवेबल्स को कलेक्ट नहीं करेगा, बदले में डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ जो कमीशन चार्ज करेगा। तो जो हम फैक्टर को हमने कमीशन पे करना है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट इज़ कलेक्शन चार्जेस। ऊपर हमने देखा कि वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाता है कि वो कलेक्शन करता है रिसीवेबल्स की, तो डेफिनेटली कलेक्शन चार्जेस वो सेलिंग फर्म से लेगा, प्लस लेजर मेंटेनेंस फीस। अगर वह सेलिंग फर्म के लेजर मेंटेन कर रहा है तो लेजर मेंटेन करने की फ़ीस भी चार्ज करेगा, प्लस जो उसने एडवांस प्रोवाइड किया है सेलिंग फर्म को उस एडवांस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। एडवांस कैसे कि जब हम जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया था 1 लाख वाला कि हमें जो 1 लाख की अमाउंट रिसीव होनी थी वो कब होनी थी 6 मंथ बाद, लेकिन हमें आज के दिन पैसे की ज़रूरत थी इसलिए हमने फैक्टर को हमारी रिसीवेबल सेल कर दिए और बदले में आज के दिन जो है पेमेंट रिसीव कर ली। इट मीन्स 6 मंथ पहले हमने जो है अमाउंट रिसीव की है। जो हमारा फैक्टर है उसे जो वो वाली अमाउंट जो उसने हमें आज दी है उस अमाउंट की जो भरपाई होगी, जहाँ वो वाली अमाउंट है जो वो डेटर से 6 मंथ बाद रिसीव करेगा। तो इस 6 मंथ के गैप के लिए वो जो उसने एडवांस हमें दिया है, सेलिंग फर्म को दिया है, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इस तरीके से हम जो टोटल कमीशन फैक्टर को देते हैं उसमें उसकी कलेक्शन चार्जेस प्लस लेजर मेंटेनेंस फीस प्लस इंटरेस्ट ऑन एडवांस है जो होता है। नेक्स्ट, इस डायग्राम के थ्रू हम फैक्टरिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो सेलर फर्म होती है वह अपनी गुड्स किसी बायर को सेल करती है और उस पर इनवॉइसेस रेज करती है। इसके बाद सेलर फर्म अपने जो इनवॉइसेस हैं वो फैक्टर को सेल कर देती है और फैक्टर है जो उस इनवॉइसेस के बदले में 80% है जो उन इनवॉइसेस का वो इमीडिएटली पे कर देता है सेलर फर्म को। इट मीन जैसे कि 1 लाख के इनवॉइसेस हमने फैक्टर को सेल किए हैं तो इमीडिएटली वह 1 लाख का 80% है जो सेलर को पे करेगा और रिमेनिंग 20% बायर से कलेक्ट करने के बाद पे करेगा। इसके बाद फैक्टर है जो वो जब तक जो बायर है पे नहीं करता तब तक उसको चेज़ करते हैं।
इन केस डेटर है जो उन्होंने पेमेंट करने में डिले कर दी, तब तक जब तक उसे उन्हें पेमेंट नहीं रिसीव होती तब तक वह डेटर्स का पीछा करेंगे। और जो बायर है वो फैक्टर को पे करता है, एंड जब फैक्टर को जो पेमेंट रिसीव हो जाती है तो फैक्टर है जो फर्दर 20% रिमेनिंग अमाउंट है जो वो सेलर को पे कर देता है आफ्टर डिडक्टिंग हिज फीस और चार्जेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। फर्स्ट टाइप इज रिकॉर्स फैक्टरिंग। Recourse factoring is factoring in which default risk is not borne by the factor। recourse factoring ऐसी factoring होती है जिसमें जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है वह सेलिंग फर्म के द्वारा बियर किया जाता है, ना कि फैक्टर के द्वारा। इट मीन्स कि जब फैक्टर कलेक्शन करने के लिए डेटर के पास जाता है ऑन ड्यू डेट, इन केस डेटर उसे पेमेंट करने से मना कर देता है, किसी भी तरह से बैड डेट करता है, तो वो बैड डेट का रिस्क फैक्टर नहीं बियर करेगा। वो रिस्क होगा बैड डेट का, वो रिस्क सेलिंग फर्म बियर करेगी। सेकेंड टाइप इज़ नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग में हाई कमीशन इज चार्ज। जो फैक्टर होता है वो हाई कमीशन चार्ज करता है, एंड ऑल रिस्क इज़ बॉर्न बाय फैक्टर। और डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क होता है वो फैक्टर के द्वारा बियर किया जाता है, तो इसके बदले में वह कॉमन सी थिंग है कि वो हाई कमीशन चार्ज करेगा। तो इसमें नॉन रिकॉर्स में क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क या और कोई भी रिस्क होता है वो सारा रिस्क फैक्टर बियर करता है और इसके बदले में हाई कमीशन जो सेलिंग फार्म से चार्ज करता है। सेम एग्जांपल कि अगर वह ड्यू डेट पर डेटर से कलेक्शन करने के लिए जाता है और डेटर बैड डेट करता है, तो वो बैड डेट का रिस्क फैक्टर बियर करेगा, ना कि सेलिंग फर्म। नेक्स्ट टाइप इज़ लिमिटेड फैक्टरिंग। Limited factoring is factoring in which factor discounts only certain invoices on a selective basis। Limited जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें फैक्टर सिर्फ स्पेसिफिक इन्वॉइसेस को ही डिस्काउंट करता है ऑन अ सेलेक्टिव बेसिस। नेक्स्ट इज फुल फैक्टरिंग। फुल फैक्टरिंग इज अ फैक्टरिंग इन which a factor renders all service of collection of receivables and maintenance of sales ledger। फुल फैक्टरिंग में क्या होता है कि फुल फैक्टरिंग में फैक्टर हमारी रिसीवेबल के बदले में हमें अमाउंट देने के साथ साथ जो सर्विस होती है जैसे कि कलेक्शन करने की सर्विस और जो हमारे लेजर्स मेंटेन करने की सर्विस होती है वो सारी सर्विस भी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टाइप इज़ एडवांस्ड फैक्टरिंग। Advanced factoring is a factoring in which factor provides advance against factored receivables at an agreed interest rate। मोस्ट कॉमनली हम फैक्टरिंग की जो जे टाइप है इसे ही यूज़ करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो सेलिंग फर्म होती है वो अपने रिसीवेबल सेलर को सेल करती है और इसके बदले में वो फैक्टर उसी डेट को सेलिंग फर्म को एडवांस प्रोवाइड करता है एट एन एग्रीड इंटरेस्ट रेट। सेकेंड इज़ मैच्योरिटी फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग में क्या होता है कि फैक्टर कलेक्ट्स डेट ऑन मैच्योरिटी एंड पेज द सेम टू क्लाइंट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो सेलिंग फर्म होती है वो फैक्टर को अपने रिसीवेबल्स को दे देती है और जो फैक्टर होता है ड्यू डेट पर सेम रिसीवेबल की अमाउंट हमारे डेटर से कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसमें से अपना कमीशन काट कर बकाया अमाउंट है जो सेलिंग फर्म को प्रोवाइड कर देता है। तो एडवांस फैक्टरिंग जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इसमें जो सेलिंग फर्म है अपने रिसीवेबल के बदले में एडवांस में अमाउंट फैक्टर से ले लेती है जिसके बदले में एक एग्रीड इंटरेस्ट रेट पे करती है। और मेच्योरिटी फैक्टरिंग में क्या होता है कि फैक्टर जो मेच्योरिटी पर हमारे डेटर से मींस सेलिंग फर्म के डेटर से अमाउंट रिसीव करता है और सेम अमाउंट सेलिंग फर्म को प्रोवाइड करवाता है आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। Next type is disclosed factoring। Disclosed factoring is factoring in which clients consumers are notified of factoring agreement। डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग ऐसी फैक्टरिंग होती है जिसमें क्लाइंट के जो कंज्यूमर होते हैं मींस सेलिंग फर्म के जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें भी फैक्टरिंग की सर्विसेज के बारे में पता होता है कि उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में जो उन्होंने पेमेंट करनी है उस पेमेंट को उन्होंने सेलिंग फर्म को नहीं करनी, वो पेमेंट उनसे फैक्टर रिसीव करेगा। नेक्स्ट इज़ अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग
In undisclosed factoring, client's customers are not aware of the factoring agreement between client and the factor. तो अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग में जो क्लाइंट के कस्टमर्स होते हैं, मीन्स सेलिंग फर्म के जो कस्टमर्स होते हैं, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि वो सेलिंग फर्म ने फैक्टरिंग की सर्विस ली हुई है, कि उनकी जो सेलिंग फर्म है और जो फैक्टर है उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग में जो क्लाइंट के कस्टमर होते हैं उन्हें इस बात की नॉलेज होती है, इस बात के बारे में वो अवेयर होते हैं कि जो सेलिंग फर्म है उसने फैक्टरिंग की सर्विस ली है, फैक्टर के बीच और सेलिंग फर्म के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग में जो सेलिंग फर्म के कस्टमर हैं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि जो क्लाइंट है, मीन्स जो सेलिंग फर्म है, उसने फैक्टरिंग की सर्विस ली हुई है। नेक्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक फैक्टरिंग। डोमेस्टिक फैक्टरिंग इज़ कैरिड आउट विद इन दी कंट्री। जो हमारी जो कंट्री के बीच में फैक्टरिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, जो हमारी कंट्री के बीच में फैक्टरिंग के एग्रीमेंट किए जाते हैं, उन्हें हम डोमेस्टिक फैक्टरिंग कहते हैं। तो जो हम फैक्टरिंग की डेफिनेशन मीनिंग देख कर आए हैं, तो वो फैक्टरिंग को ही हम डोमेस्टिक फैक्टरिंग कहते हैं, जिसमें कि 3 पार्टीज इंक्लूड होती हैं, कस्टमर, सेलिंग फर्म एंड फैक्टर। तो इन सिंपल वर्ड्स, डोमेस्टिक फैक्टरिंग is the factoring which is carried out within the country. Next one is international factoring. It is also known as forfeiting. International factoring क्या होती है? जब हमारे जो कस्टमर होते हैं, जो हमारे सेलर होते हैं, वो अदर देन डोमेस्टिक कंट्री में होते हैं। मीन्स जब हम इंटरनेशनल लेवल पर फैक्टरिंग की सर्विस लेते हैं तब उसे इंटरनेशनल फैक्टरिंग कहते हैं। तो इसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर एंड इम्पोर्ट फैक्टर। तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग में क्या था कि विद इन कंट्री फैक्टरिंग एग्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल फैक्टरिंग में जिसे हम फॉरफेटिंग कह देते हैं, इसमें क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जब सेलिंग फर्म अपना जो सेल्स, क्रेडिट सेल्स होती हैं वो अदर देन डोमेस्टिक कंट्री में करती हैं, तो उस केस में वो जो एक्सपोर्ट फैक्टर और इम्पोर्ट फैक्टर की सर्विस होती हैं वो ली जाती हैं, तो उसे हम फॉरफेटिंग कहते हैं और इसे ही हम इंटरनेशनल फैक्टरिंग भी कह देते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारी इंटरनेशनल फैक्टरिंग है, जहाँ जो हमारी फॉरफेटिंग है, उसे हम डिटेल में समझते हैं। तो फॉरफेटिंग क्या होती है? फॉरफेटिंग इज़ फॉर्म ऑफ फाइनेंस ऑफ रिसीवेबल्स परटेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल रिस्क आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फॉरफेटर। तो हम जो डोमेस्टिक में बात कर रहे थे, तो उसमें हम जो थर्ड पार्टी थी जिसे हम रिसीवेबल सेल करते थे उसे हम फैक्टर बोलते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारा फैक्टर की सर्विस प्रोवाइड करने वाली थर्ड पार्टी है उसे हम फॉरफेटर बोलते हैं। और द मेजर थिंग इज़ कि इंटरनेशनल फैक्टरिंग में और इन फॉरफेटिंग फैक्टरिंग जो रिस्क होते हैं वो सारे फॉरफेटर के द्वारा ही बियर किए जाते हैं। तो जो फॉरफेटिंग होती है वो हमारे जो रिसीवेबल होते हैं उन्हें फाइनेंस करने की ही एक फॉर्म है। जैसे कि हम डोमेस्टिक लेवल पे हमारे जो रिसीवेबल्स होते हैं उन्हें फैक्टर को सेल करते हैं, सेम एज हम हमारे रिसीवेबल है जो फॉरफेटर को सेल करते हैं। लेकिन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जब हमारी सेलिंग फर्म इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है तो उस केस में वो फॉरफेटर की सर्विस लेती हैं, जिसे हम फॉरफेटिंग कहते हैं। फॉरफेटिंग की प्रोसेस में सबसे पहले जो इम्पोर्टर होता है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बैंक से गारंटी लेता है। गारंटी क्यों लेता है? क्योंकि जैसे हमें पता है कि एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इस केस में एक्सपोर्टर किसी इम्पोर्टर पर कैसे ट्रस्ट कर सकता है कि वो फ्यूचर में जो ड्यू पेमेंट है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टर किसी रिकॉग्नाइज्ड बैंक से गारंटी लेता है ताकि एक्सपोर्टर के लिए जो है इंश्योर कर सके कि वो फ्यूचर में क्रेडिट सेल्स के बदले में पेमेंट करेगा। इसके बाद एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर वो क्रेडिट एग्रीमेंट करते हैं, जिसके बदले में जो एक्सपोर्टर है वो क्रेडिट गुड्स प्रोवाइड करवाता है इम्पोर्टर को, और इम्पोर्टर फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद एक्सपोर्टर क्या करता है कि जो भी इन्वॉइसेस उसने इम्पोर्टर पर रेज़ किए होते हैं तो वो इन्वॉइसेस वो फॉरफेटर को सेल कर देता है। फॉरफेटर उन इन्वॉइसेस के बदले में एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है। तो इसके बाद जो फॉरफेटर होता है उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट कि वह मैच्योरिटी तक उन्हें होल्ड करके रख सकता है कि मैच्योरिटी आने पर वो उन इन्वॉइसेस के बदले में इम्पोर्टर से पेमेंट प्राप्त कर सकता है। सेकंड, वह किसी इन्वेस्टर को वो वाले इन्वॉइसेस सेल कर सकता है।
थर्ड, वह उन्हीं जो इन्वॉइसेस हैं उन्हें वो चाहे तो वो सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकता है। तो इस तरीके से जो फॉरफिटिंग की प्रोसेस चलती है कि जिसमें इंपोर्टर एक बैंक से गारंटी लेता है, इसके बाद एक्सपोर्टर उसे क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड करवाता है और इसके बाद एक्सपोर्टर है जो वो उसके इन्वॉइसेस को फॉरफिटर को सेल करता है और फॉरफिटर इसके बाद या तो मैच्योरिटी आने पर इंपोर्टर से खुद कलेक्शन करता है या फिर उन्हें किसी इन्वेस्टर को या सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट, फैक्टरिंग इज़ फॉर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल, कि इसमें जो सेलिंग फर्म है वो अपने शॉर्ट टर्म रिसीवेबल को फैक्टर को सेल करती है, लेकिन फॉरफिटिंग में मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिसीवेबल को अपने फॉरफिटर को सेल किया जाता है। सेकंड इज़ जो फैक्टरिंग की सर्विस है वो ऑर्डनरी गुड्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फॉरफिटिंग के केस में मोस्टली कैपिटल गुड्स के लिए ही फॉरफिटिंग की सर्विस ली जाती है। थर्ड इज़ जो फैक्टरिंग के टाइप्स है, जैसे हमने पीछे देखा कि रिकॉर्स एंड नॉन रिकॉर्स हो सकते हैं। रिकॉर्स में जहाँ पे कि जो भी हमारा रिस्क है वो सेलिंग फर्म बियर करती है और इन नॉन रिकॉर्स जो भी रिस्क है वो फैक्टर बियर करता है, लेकिन फॉरफिटिंग हमेशा ही नॉन रिकॉर्स होती है कि इसमें जो भी रिस्क होता है वो सारा रिस्क फॉरफिटर के द्वारा ही बियर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इन फैक्टरिंग नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी मार्केट, कि फैक्टरिंग के केस में जो सेकेंडरी मार्केट होते हैं वो नहीं होते, लेकिन इन फॉरफिटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स, की फॉरफिटिंग में क्या होता है कि जो हमारा फॉरफिटर है वो हमारे रिसीवेबल को सेकेंडरी मार्केट में भी सेल कर सकता है। नेक्स्ट इज़ फैक्टरिंग में मेनली 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमने देखा कि कस्टमर, सेलर एंड फैक्टर, एंड दीज पार्टीज़ इन्वॉल्व फ्रॉम सेम कंट्री, की विद इन कंट्री जो सर्विस है फैक्टरी की ली जाती हैं। लेकिन फॉरफिटिंग में हमने जैसे देखा कि 4 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं एंड ये चारों पार्टीज़ सेम कंट्री से नहीं होती। नेक्स्ट इज़ फैक्टरिंग में फाइनेंस है जो वो 80 to 90% इनिशियल स्टेज पर प्रोवाइड किया जाता है, कि जब हम रिसीवेबल्स को फैक्टर को सेल करते हैं तो इनिशियल स्टेज पर जो फैक्टर है वो ओनली 80 to 90% जो फाइनेंस है सेलिंग फर्म को प्रोवाइड करता है, रिमेनिंग 20% आफ्टर कलेक्टिंग फ्रॉम डेटर्स प्रोवाइड करवाता है। लेकिन फॉरफिटिंग में क्या होता है कि जब हम अपने रिसीवेबल फॉरफिटर को सेल करते हैं तो एट अ टाइम वो हमें 100% हमारे रिसीवेबल की वैल्यू है जो वो प्रोवाइड करवाता है। थैंक यू।